नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के लिए चैप्टर नंबर 3 जो है परमाणु और अणु, उसका अध्ययन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो था आपका वो अध्ययन कर लिया है। उसकी नोट्स फाइल ऑलरेडी हमने ऐप पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जो कि परमाणु और अणु का है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी कि सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पहला टॉपिक आपका रासायनिक संयोजन का नियम है, वो क्या कहलाता है। तो आप इसको पढ़ेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। पहला है यहाँ पे तत्व, एलिमेंट किसको बोलते हैं। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सकता या किया जा सके तत्व कहलाता है। ऐसे कैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एलिमेंट जो तत्व वो क्या कहलाता है या उसकी परिभाषा लिखिए, तो ऐसे आपको लिखना होता है। एग्जाम्पल में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं: हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी और सोना आदि। यानी कि ये इस प्रकार के पार्टिकल है, इस प्रकार के एलिमेंट है जिनको और ज़्यादा सरलीकृत यानी कि और ज़्यादा भागों में नहीं बांटा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु क्या होता है। परमाणु देखिए पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके, वह परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो वही बात हो गई एलिमेंट की और परमाणु की, दोनों की जो परिभाषा है वो लगभग सेम सी है। यानी कि उनका सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा जो कण है वो कहलाता है परमाणु। उसको और ज़्यादा हम छोटा नहीं कर सकते, ये हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अणु है आपका एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे होते हैं, उनको हम अणु कहलाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका परमाणु है, एक और परमाणु ये है, ये दोनों अगर रासायनिक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं तो ये मेरा क्या कहलाएंगे, आपके अणु कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि एक से ज़्यादा जो तत्व है वो आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं रासायनिक बंध के माध्यम से, उनको हम बोलते हैं अणु। एग्जाम्पल की दृष्टि से आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए O2 आपको लिखा गया है। O2 का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे दो लिखा गया है, तो ये इसके दो परमाणु हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। H2O में देखिए हाइड्रोजन के दो है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार इनको अगर हम बनाते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, इसका यहाँ पे एक H इधर लगा दिया, एक H इधर लगा लिया, मतलब O तो एक है और H कितना हो गया मेरा, दो हो गया, तो ये मेरा HO2 बन जाएगा। इस प्रकार से इनको हम बनाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे CO2 हो गया, MgCl2 हो गया, यानी कि सभी में दो दो है तत्व। तो ये दो दो तत्व क्या हो रहे हैं, मेरे परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यौगिक देखिए, यौगिक किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है वो यौगिक कहलाता है। यानी कि एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है वो यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक होता है वो अणु कहलाता है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से वही हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे रिवीजन के लिए वापस से लिखा गया है कि सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अणु में एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के परमाणु में एक O होता है, कार्बन के में एक C होता है, मैग्नीशियम और परमाणु में एक Mg होता है। आगे देखिए, परमाणु की अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि परमाणु की जो अवस्था है वो किस प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे कि सभी द्रव्यों की संरचनात्मक या रचनात्मक इकाई परमाणु होता है। दूसरे शब्दों में, जैसे एक मकान की संरचनात्मक इकाई एक ईंट होता है, ठीक उसी प्रकार सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक मकान बनाने में एक सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो ईंट होता है, उसके माध्यम से ही पूरा मकान का निर्माण होता है। वैसे ही कोई भी जो आपका द्रव्य है उसकी जो संरचना होती है उसमें एक छोटा पार्टिकल है, छोटा एलिमेंट है, वो परमाणु कहलाता है। और ये सब मिलके एक क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पदार्थों के बारे में, यानी कि तत्वों के बारे में पढ़ा था। तत्व अपने कितने प्रकार के थे आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। एक तो ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक क्या होता है हमारा, गैस होता है। तीन प्रकार के तत्व होते हैं। अब ये इनकी थोड़ा मोटा मोटा चीज़ें हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻৯ मीटर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना होगा। अब देखिए, परमाणु का पदार्थ का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो पदार्थ का निर्माण तत्वों का परमाणु, अणु या परमाणु, इन दो एलिमेंट के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर यौगिक बनता है और फिर जाके क्या बनता है, पदार्थ बनता है। यानी कि सबसे पहले मेरे क्या आ रहा है, तत्व आ रहे हैं, फिर मेरा क्या आ रहा है, अणु आ रहा है। ठीक है,
फिर मेरा परमाणु साथ में लग रहा है, ठीक है, फिर मेरा यौगिक बन रहा है, फिर जाके मेरा क्या हो रहा है, पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो ये सर्किल आपको याद करना होगा। अब देखिए रासायनिक संयोजन का नियम यहाँ पे दिया गया है। रासायनिक संयोजन का नियम अंतोनी एवं लायोजी और जोसेफ एल पाउस्ट जो थे उन्होंने परिपाटित किया था। तो इनका नाम याद रखना है, जनरली इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। अब रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं, तो ये नियम आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। पहला नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। मतलब कोई भी मान लीजिए कि चीज़ है, उसमें जो द्रव्यमान है उसका ना तो हम उसको ले सकते हैं ना उसको दे सकते हैं, ये कहा जाता है कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आप पढ़ेंगे जो कि बाद में आएगा आपका, जो कि न्यूटन के नियमों में आते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ गया, इससे इंपॉर्टेंट बात वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टिकल एलिमेंट है वो निश्चित अनुपात में रहता है, ये कह रहा है। यह नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, यानी कि निश्चित है वो आपके रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा मानव शरीर है, ठीक है। अब मैं मानव शरीर की बात करूँ तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए मानव शरीर की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से ये आप मानव है मान लीजिए कि, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि मानव के अंदर हम हीमोग्लोबिन की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें या किसी और पार्टिकल की बात करें, तो वो अपनी अपनी दृष्टि में पूरे विद्यमान रहते हैं। जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन है जो कि उसकी आयु 120 मानी जाती है, ठीक है, दिन। और जो वाइट ब्लड सेल होता है उनका 3 से 5 दिन मानी जाती है। तो फिक्स है, इतना होता ही होता है। स्वस्थ मनुष्य में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो 13 से 14 होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें फिक्स होती है, ठीक है। तो वही निश्चित अनुपात का नियम होता है भाई, हमारे एक चीज़ निश्चित होती है तो होती है, वो कम होगी। जैसे कि अभी मान लीजिए कि अपन मनुष्य है, मानव है, उसमें देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। मूर्ख भी होते हैं, जड़ बुद्धि भी होते हैं, जो कम समझदार होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो वो निश्चित अनुपात का नियम है। उसमें क्या होता है, जो कॉमन होते हैं, जिनको अपन सामान्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामान्य सामान्य व्यक्ति जिसको बोलेंगे, उसमें तो क्या होगा, बिल्कुल अनुपात निश्चित है तो वो है ही है। जिसमें कम है वो क्या हो जाएगा, आपका कम समझने वाला है, उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, वो थोड़ा अलग साइकोलॉजी बेस होता है। लेकिन निश्चित अनुपात है वो सामान्य दृष्टि से सभी में समान रहता है। अब देखिए यहाँ पे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आ गया, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में आप यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे नाम याद रखना होगा आपका, किसने, जॉन डाल्टन ने, इसी के नाम से डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया गया था। डाल्टन ने द्रव्य की विभाज्यता का विचार प्रतिपादित किया था, जिस उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था, मतलब उसमें उसको दार्शनिक माना जाता था। और ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। तो ये आपको यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इन्होंने एक और परिभाषा दी थी यहाँ पे, सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी होगी डाल्टन के सिद्धांत पे, जो उन्होंने कही थी। कोई भी चीज़ हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई तत्व हो, कोई यौगिक हो या कोई मिश्रण से बना हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं सभी चीज़, और उन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की अवधारणा की बात करें तो देखिए सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, ये आपको याद रखनी होगी। इसके बाद देखिए परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। अभी पढ़ा था हमने। इसके बाद देखिए दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म के समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे तत्वों के नाम और उनका प्रतीक चिन्ह, ठीक है, कौन कौन से तत्व होते हैं। आवर्त सारणी आपको डाउनलोड कर लेनी है या फिर आपको मिल जाएगी स्कूल में, या आपकी विज्ञान की बुक में हो सकती है आवर्त सारणी। वो चीज़ें आपको पढ़नी होगी जिसमें कि हीलियम, लिथियम, बेरोलियम, मतलब एक क्रम से वहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो कि तत्व होते हैं और उनके सिंबल भी आपको सामने मिल जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अपन ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। कार्बन को सी से करते हैं, एल्यूमिनियम को ए से करते हैं। ये चीज़ें आगे भी आ जाएगी, मैं दोबारा बता दूंगा। मैग्नीशियम हो गया, तो ये क्या है, तत्व हमारे, और इनके प्रदर्शित करने वाला जो नाम है, मतलब कुल मिला के इनका संकेत है। अगर हमने लिख लिया AL, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम कहलाएगा भाई, ठीक है। वहाँ पे हमें पूरा विस्तार से नहीं लिखना है, इस प्रकार से एल्यूमिनियम इस प्रकार से नहीं लिखना है भाई, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखिए क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है,
कुछ तत्वों के प्रत्येक उनके अंग्रेजी नामों के अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। ठीक है, क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन में देखिए यहाँ पे क्लो तो Cl से बनाया गया है, जिंक Zn से बनाया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार की मिश्र धातु भी है। अब देखिए कुछ तत्वों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं आपको, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको आप याद कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है। डॉल्टर के परमाणु सिद्धांत की उपलब्धियों के आधार पर ये आपको करना होगा, समझना होगा। डॉल्टर के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्टतम संकल्पना थी और उसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणात्मक परमाणु द्रव्यमान होता है। ये बात हमें किस यानी कि जब हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था पहले पार्ट में, तब भी पढ़ी थी कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उनके अंदर एक क्या होता है, द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, कोई भी ठोस वस्तु है, वो क्या उसका एक निश्चित स्थान घेरती है। वो क्या पढ़ती है, क्या पढ़ा था हमने, स्थान घेरती है एक, और उसका क्या होता है, फिक्स द्रव्यमान होता है भाई। ठीक है, ये दोनों चीज़ पढ़ी थी, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। डोल्टल का सिद्धांत, स्तर अनुपात के नियम, अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि द्रव्यमान निश्चित होता है, स्तर अनुपात का नियम होता है, यानी कि स्थिर अनुपात में चीज़ें उसमें रहती है, और यानी कि मिश्रित रूप से हो, एक द्रव्य रूप में हो, या कोई यौगिक हो। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, सबका मिश्रण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, और उनमें द्रव्यमान की क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई के बारे में बात की गई है यहाँ पे। परमाणु द्रव्यमान की इकाई है वो क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के 12 समस्थानिक होते हैं, और एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई की मानक इकाई के रूप में लिया जाता है। मतलब जो कार्बन है उसका समस्थानिक 12 लिया गया है, उसका 6 तो उसका क्या है, क्रमांक है, और उसका समस्थानिक कितना है, 12, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, O में 8 होता है, यहाँ पे 16 होता है, इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, तो ये जो 12 है ये उसके समस्थानिक है, इसका मतलब 1/12 भाग इसमें है भाई। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान के रूप में इस प्रकार से निकाला जाता है। अब यहाँ पे परिभाषा भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देखिए अभी मैंने बताया था 16 हो जाएगा, जिंक का 65 हो जाएगा, सोडियम का 23 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए O2 है, सॉरी O है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 8 तो क्रमांक है और 16 उसका द्रव्यमान है। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा गया है। फिर यहाँ पे जिंक है, तो ये Zn अपन ने लिखा, तो यहाँ पे 65 दिया गया है। ठीक है, तो ये अपन 65 तो यहाँ पे आ जाएगा और इसका क्रमांक अलग आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन है, कार्बन है, उस सबका इस प्रकार से लिखा जाता है भाई। अब देखिए परमाणु का अस्तित्व क्या है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। यानी कि क्या बोला गया है, परमाणु का अस्तित्व कैसा है, यानी कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयनिक तत्व संख्या में पुंजित होकर द्रव्य अर्थात पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए आयन क्या, अणु क्या होता है, अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं, या किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है, उनको हम अणु कहते हैं। तो वो भी क्या होता है, रासायनिक बंध के द्वारा एक दूसरे से बने रहते हैं। जैसे कि अभी हम बात करी H2O जो हो गया, और ये रासायनिक बंध क्या हो गया, यहाँ पे O है, इसके तो इधर है और एक इधर है, 2 हाइड्रोजन से ये बंधा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अणु के प्रकार है। अणु के प्रकार आप यहाँ पे पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस रूप में होते हैं। तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, अणु की परमाणुकता क्या होती है, एटॉमिसिटी और ऑटम क्या होता है। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। ऑक्सीजन के अणु जैसे कि O2 है, वही बात करी थी, 2 अणु है इसमें। फास्फोरस के 4 है, सल्फर के 8 है। किसी तत्व, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी तत्व के अणु या यौगिक जितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं वही संख्या उस तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। मतलब जितने यौगिक से मिलकर वो बना होता है वो ही उसकी परमाणुकता होती है। ये परिभाषा आपको याद करनी होगी अणु की परमाणुकता की। ठीक है, इस बार देखिए निम्न प्रकार के भी होते हैं ये अणु परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए हीलियम आपको दिया गया है, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन, ये सब क्या है, इनर्ट होती है। ये इनर्ट गैसों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम बल्ब होता है, बल्ब में अपन ऑर्गन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रिप्टॉन काफ़ी लाइट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन याद करना है कि इनर्ट गैसें क्या होती है, इनका सिम्बल्स क्या होता है। अब देखिए द्विव परमाणु क्या होते हैं। कुछ तत्व ऐसे जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणु से अणु बनाते हैं। ऐसे तत्वों को
परमाणु अणु कहते हैं। यानी कि 2 परमाणु से वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 2 रहते हैं हमेशा, ऑक्सीजन में भी 2 रहते हैं, नाइट्रोजन में भी 2 रहते हैं, फ्लोरीन में भी 2 रहते हैं। मतलब जहाँ पे भी 2 से मिलकर बना होता है उसको द्विपरमाणु बोलेंगे, और जो सिंगल होते हैं ये ऊपर दिख रहे हैं वो एक परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, त्रिक में 3 हो गए। ओजोन होता है, ओजोन का सिंबल O3 होता है हमेशा। ठीक है, तो त्रिक हो गया। चतुर्थ में देखिए फॉस्फोरस हो गया P4, ये 4 से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे बहुपरमाणु यानी कि कुछ ज़्यादा होते हैं। किसी तत्व के अणु जिसमें परमाणु की संख्या 4 से अधिक होती है बहुपरमाणु कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, जिनमें क्या होता है कि वे तत्व के वे अणु जिसमें परमाणु की संख्या 1 होती है वो सिंगल होते हैं, 2 होती है वो द्वि होती है, 3 होते हैं त्रि होती है, 4 होते हैं चार होती है, और ज़्यादा होती है तो बहु कहलाते हैं। ठीक है, तो बहु के आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाते हैं। यौगिक के अणु की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, ये अणु आपको याद करने होंगे। अब देखिए आयन एवं बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। किसी भी परमाणु में चाहे वो किसी भी तत्व या परमाणु क्यों न हो, सभी में 3 अपूर्णात्मक अणु है वो कण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए ये हम बात करेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक जगह है, इसके अंदर ये मेरा क्या होगा, नाभिक कहलाएगा। इसको अपन बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में हमेशा क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जो बाहर की कक्षा है यहाँ पे मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको इस डायग्राम से समझना होगा, अब आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। यानी कि कोई भी जो परमाणु है उसमें 3 क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, 3 एलिमेंट अपन बोल सकते हैं, जो कि एक तो प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, ये आपको याद रखना है। और वो क्या होता है कि परमाणु प्रोटॉन के घटते या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म में भी बदल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यह ऋणात्मक होता है, जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, आवेश वाला है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब आवेश ही होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन हो गया, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। पी होता है वो धनात्मक होता है, और ई होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उदासीन परमाणु। सामान्य कोई भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉन की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होता है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होगा। और देखिए कार्बन के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार की कार्बनिक संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कोर्स वगैरह दिए गए हैं, ये आपको थोड़ा छोड़ देना है, स्किप कर देना है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तालिका है, ये आपके जैसे मैंने आवर्त सारणी दी थी उसके हिसाब से अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए तत्वों का नाम आपको दिया गया है, प्रतीक क्या है उसका, परमाणु तत्व कितने हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की कितनी है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट में संयोजकता निकाली गई है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना भाई, ठीक है, सभी के लिए। इसके बाद देखिए परमाणुक आयन क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी आप स्किप कर देना। अब देखिए परमाणु तथा आयन में अंतर पूछा गया है, ये आपसे पूछा जाता है हर बार। परमाणु क्या होता है, ये विद्युत उदासीन कण होते हैं। कौन, परमाणु। इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं अस्थायी होती है। जैसे मैंने बोला था ना इनर्ट गैस है, तो ये इनर्ट वही है, अक्रिय। अक्रिय को छोड़कर सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। ये आयनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। ठीक है, ये हो गया परमाणु। अब आयन की बात करेंगे। ये विद्युत आवेशित कण होते हैं, मतलब इनमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में नहीं होते हैं, मतलब कुल मिला के एक आपने कर लिया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, परमाणु, तो आयन इसका उल्टा हो जाता है। अब देखिए सरल यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इसके पालन वगैरह ये आप कर लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए सरल यौगिक के सूत्र लिखना, सरल यौगिक का सूत्र कैसे लिखेंगे, वो तो आपको प्रैक्टिकली समझना होगा थोड़ा। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कक्षा में बता दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे निकालेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है मेरा, ठीक है, एक मेरा Cl है, ठीक है, यानी कि क्लोरीन है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, HCl मेरा बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का भी एक समस्थानिक है, क्लोरीन का भी एक समस्थानिक है, यहाँ पे एक एक लिखा गया है, इसका मतलब यही है। ठीक है, दूसरा देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र देखेंगे अपन। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड का।
तो यहाँ पे देखिए H हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ पे सल्फाइड का 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे HS2। जो 2 है उसके साथ 2 लगा देंगे, बाकी H एक से कैसा रहेगा। इसके बाद देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र यहाँ पे दिया गया है, ये आपको करना है। इस प्रकार से सूत्र बनाए जाते हैं जो कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये सारे सूत्र आपको दिखाए गए हैं, ये सूत्र है खूब सारे जो कि आप देख लेंगे, PDF फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए आणविक द्रव्यमान क्या होता है वो यहाँ पे दिया गया है। सूत्र इकाई कैसे निकालते हैं वो हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मोल। मोल क्या होती है भाई, देखिए वो पदार्थ की यानी कि मोल पदार्थ की मात्रा जिसमें कणों की संख्या, परमाणु, अणु या फिर आयन सूत्र इकाई कहलाते हैं। कार्बन के 12 समस्थानिक होते हैं और इसमें जी विद्यमान परमाणु के बराबर होता है। ये मात्रा उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। यानी कि मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है। क्या कह सकते हैं, मोल एक प्रकार से परमाणु का बहुत सारे ढेर है जिसमें किसी तत्व के परमाणु, अणु अथवा आयनों की संख्या है वो कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा चलेगा आपका 11th-12th में भी बहुत बार आता है ऐसा कैसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक मोल की क्या होती है सूत्र होता है या संख्या अपन बोल सकते हैं इसको, या एक मोल बराबर कितना होता है, तो ये अपन यहाँ पे बता सकते हैं। ये ऐसे कैसे आपको परीक्षा में पूछा जाएगा भाई, रट लेना। अवोगाद्रो संख्या क्या है ये भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 10⁻23 होता है। इसी को अपन अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ है तत्वों के परमाणु वगैरह दिए गए हैं, उनकी परमाणु की संख्या, अवोगाद्रो संख्या मान लीजिए वो पूछी गई है। तो ये देखिए किस प्रकार से लिखी गई है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से था आपका, ये तालिका वगैरह हम देख सकते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा समझने के लिए थे कुछ, ठीक है। मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, वही मोलरता को रिप्रेजेंट करता है, उदाहरण के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने मोस्ट चीज़ें हैं जो कि क्या क्या होती है, आपके तत्व किस प्रकार के होते हैं वो हमने पहले पार्ट में पढ़े थे। यहाँ पे अणु, परमाणु क्या होते हैं, ठीक है, उनके समस्थानिक क्या होती है, कितने समस्थानिक उसमें जुड़े रहते हैं, कौन कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है जो कि बेसिक चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको आ जाती है तो आप धीरे धीरे पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे आपको PDF फाइल, नोट्स वगैरह मिल जाएगी। धन्यवाद।